आज जो है क्लास 10 हिंदी का जो है 5वां चैप्टर जो है गद्य खंड का जो है नागरी लिपि का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाने वाले हैं। ठीक है, क्लास 10 हिंदी का 5वां लेसन। ठीक है, देखो बिल्कुल ही आसान है। अब जो है कैसे बनाएंगे इसको, देखो तो पहला जो है क्वेश्चन जो है लगभग इसमें जो है बहुत सारे क्वेश्चन, लगभग 60 अप्रोक्स में क्वेश्चन दिया हुआ है। तो अगर आप इसको बढ़िया से देख लेते हैं तो इसमें 5वां लेसन में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, नागरी लिपि, इसका ऑब्जेक्टिव, पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या है, किस शासक ने ऐसा सिक्का चलाया जिस पर नागरी लिपि में रामसिंह शब्द अंकित है। रामसिंह शब्द अंकित है, कौन सा शासक जो है ऐसा सिक्का चलाया। तो ये 2023 में क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बादशाह अकबर ने। किसने? बादशाह अकबर ने। दूसरा क्वेश्चन है चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का व्यक्तिगत नाम क्या था। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का जो है व्यक्तिगत नाम क्या था। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, देव। क्या नाम था? देव। अगला क्वेश्चन है काशी क्या है, बताओ काशी क्या है। तो असुर नगरी है, देव नगरी है, पशु नगरी है, पक्षी नगरी है। तो काशी क्या है? ये जवाब जो है इसका हो जाएगा ये देव नगरी है। काशी क्या है? देव नगरी है। बिल्कुल ही आसान है। अगला क्वेश्चन है कर्नाटक प्रदेश का श्रवणबेलगोला स्थान किसका प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। बुद्धों का, शैव मुनियों का, वैष्णवों का, जैनों का। तो बताओ किसका जो है प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। कर्नाटक प्रदेश का जो है श्रवणबेलगोला। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जैनों का। किसका? जैनों का। किसका? जैन। अगला है 5वां नंबर क्वेश्चन है धारा नगरी का कौन सा शासक अपने विद्यानुराग के लिए इतिहास में प्रसिद्ध है। तो 4 ऑप्शन दिया हुआ है। शिलाहार शासक केशीदेव, दूसरा है राष्ट्रकूट शासक अमोघ वर्ष, तीसरा है परमार शासक भोज, और चौथा है प्रतीकहार शासक महेंद्रपाल। तो इसका जो है आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, परमार शासक भोज। अगला क्वेश्चन है 6ठा नंबर क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है मराठी, नेपाली और देवनागरी भाषाओं की लिपि क्या है। मराठी, नेपाली और नेवारी भाषाओं की लिपि क्या है। तो बताओ क्या है, खरोष्ठी है कि मगही है कि ब्राह्मी है कि देवनागरी है। बताओ क्या हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा देवनागरी। क्या हो जाएगा? देवनागरी होगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है गुणाकर मूले ने मिडिल स्तर की पढ़ाई किस भाषा में की। मिडिल स्तर की जो है पढ़ाई किस भाषा में किया। तो पहला ऑप्शन है मराठी भाषा में, दूसरा ऑप्शन है पंजाबी भाषा में, तीसरा ऑप्शन है बांग्ला भाषा में, चौथा ऑप्शन है अंग्रेजी भाषा में। तो बताओ गुणाकर मूले जो है मिडिल स्तर की पढ़ाई जो है किस भाषा में किया था। तो आंसर हो जाएगा मराठी भाषा में। किस भाषा में? मराठी भाषा में किया था। ठीक है, ठीक है, मराठी भाषा में किया था। अगला जो है मूले ने अंग्रेजी व हिंदी की पढ़ाई कहाँ पर की। मूले मतलब गुणाकर मूले। ठीक है, आपका पूरा नाम जो है नहीं, शॉर्ट फॉर्म में दिया हुआ। मूले ने अंग्रेजी और हिंदी की पढ़ाई कहाँ पर की। तो पहला ऑप्शन है दिल्ली में, दूसरा जैनपुर, तीसरा वर्धा में, तीसरा इलाहाबाद में। तो बताओ मूले ने जो है कहाँ पढ़ाई किया था। वर्धा में। कहाँ? वर्धा में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है नेपाली भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। तो बताओ गुरुमुखी लिपि में, खरोष्ट लिपि में, ब्राह्मी लिपि में
और देवनागरी लिपि में। बताओ नेपाली भाषा किस लिपि में लिखा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा देवनागरी लिपि में। किस भाषा में? देवनागरी भाषा में लिखा जाता है। ठीक है, अगला नंबर 10 में क्वेश्चन है, क अक्षर का संबंध वर्तमान में किस भाषा से है? जो दिया हुआ है, इंटरनेट करके दिया हुआ है क, इसका जो है किस भाषा में लिखा हुआ है? तो बताओ किस भाषा में लिखा हुआ है? तो इसका हो जाएगा मराठी भाषा में। किस भाषा में लिखा हुआ है? इसी तरह मराठी भाषा में लिखा हुआ है। आगे जो है सिंबल दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन है, बंगला लिपि प्राचीन नागरी लिपि की है, किस लिपि का जो है पुत्री या बहन या भगनी या बहू कहा जाता है बंगला लिपि? बताओ। तो इसका आंसर हो जाएगा बहन कहा जाता है। बंगला लिपि जो है प्राचीन नागरी लिपि क्या कहा जाता है? बहन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, केरल के शासकों के द्वारा सिक्कों पर वीर केरलस्य शब्द किस लिपि में लिखी गई है? पहला ऑप्शन है नागरी लिपि में, दूसरा ब्राह्मी लिपि में, तीसरा नंदी नागरी लिपि में, अगला है गुरुमुखी लिपि में। तो बताओ किस लिपि में जो है लिखा हुआ है? तो इसका हो जाएगा नागर लिपि में। किस लिपि में? नागर लिपि में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, पहल किन राजाओं के लेखों के लिपि को ही नंदी नागरी नाम दिया गया था? तो पहला ऑप्शन है देवगिरी के राजाओं का, विजयनगर के राजाओं का, तीसरा है राष्ट्रकूट के राजाओं का, चोल राजाओं का। तो बताओ किस पहल जो है किन राजाओं के लेखों के लिपि को ही नंदी नागरी नाम दिया गया था? तो इसका जवाब हो जाएगा विजयनगर के राजाओं का। किसका? विजयनगर के राजाओं का। अगला क्वेश्चन है टकसाल का संबंध किससे है? तो टकसाल का संबंध जो है सिक्कों से, अभिलेखों से है कि लिपि से है कि अनाज के ढेरों से है? तो बताओ टकसाल का जो संबंध है वो किससे है? तो सिक्कों से। किससे है? सिक्कों से। टकसाल का संबंध किससे है? तो सिक्कों से है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। श्रवणबेल गोला स्थान का संबंध है किससे है? बताओ किससे संबंध है? तो कोई बताएगा? तो उसका जो संबंध है वो संबंध है, पता है किससे? बताओ किससे संबंध है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा जैन धर्म पहला है, जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से, सिख धर्म से और वैष्णव धर्म से। तो बताओ इसका संबंध किससे है? तो आंसर हो जाएगा जैन धर्म से। किससे? जैन धर्म से। नागरी लिपि शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? तो इसका जानवे करता होगा गुणाकर मूल्य। कौन है? गुणाकर मूल्य है। अगला क्वेश्चन है, नागरी लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया है? तो किस पुस्तक से लिया गया है? तो भारतीय लिपियों की कहानी से। किससे? भारतीय लिपियों की कहानी से। अगला क्वेश्चन है, मराठी शब्द की लिपि कौन सी है? तो मराठी शब्द की लिपि जो है कौन सी है? तो हो जाएगा देवनागरी। किस भाषा में कौन सी लिपि है? देवनागरी। अगला है सिद्धम क्या है? तो सिद्धम क्या है जी? तो सिद्धम क्या है? तो बताओ क्या है? सिद्धि, योगी है, मंत्र है, साधु है, एक प्रकार की लिपि है। तो सिद्धम क्या है? तो एक प्रकार की लिपि है। सिद्धम क्या है? एक प्रकार की लिपि है। अगला क्वेश्चन है, किसे देवनागरी की संज्ञा दी गई है? किसे देवनागरी की संज्ञा दी गई है? तो हो जाएगा नगरी की संज्ञा दिया गया है तो काशी को। किसको? काशी को। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर क्वेश्चन है क्या? 21 नंबर क्वेश्चन क्या है? मालवा के नगर। 21 नंबर क्वेश्चन जो है क्या है? मालवा के नगर नागर लिपि का इस्तेमाल होता है, ऐसा किसने कहा है? तो ऐसा किसने कहा है? तो ऐसा जो है कहा है
अल्बेरूनी ने कहा है, ठीक है। अगला है अमोघ वर्ष कौन था? अमोघ वर्ष कौन था? तो ये कौन था बताओ, अमोघ वर्ष कौन था? कोई बताएगा इसका जवाब? तो अमोघ वर्ष कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा एक प्रख्यात राष्ट्रकूट राजा था, राष्ट्रकूट राजा था। अगला है मिहिर भोज की ग्वालियर प्रशस्ति किस भाषा में है? तो ये जो है किस भाषा में है? तो ये हो जाएगा संस्कृत भाषा में। किस भाषा में? संस्कृत भाषा में। बेतमा कहाँ है? बेतमा कहाँ है? तो इसका जवाब हो जाएगा कहाँ है जी बताओ, बेतमा कहाँ है? इंदौर के पास। कहाँ के पास है? इंदौर के पास है। बेतमा कहाँ है? इंदौर के पास है, ठीक है। अगला है ईसा की 14वीं-15वीं सदी के विजयनगर के शासकों ने अपने लेखों की लिपि को क्या कहा है बताओ, क्या कहा है? तो इसका हो जाएगा नंदी नागरी लिपि कहा है। क्या कहा है? नंदी नागरी लिपि, ठीक है। अगला है हिंदी लिखी जाती है किस भाषा में लिखी जाती है हिंदी? तो ये देवनागरी लिपि में लिखी जाती है हिंदी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्या है अगला क्वेश्चन? विजयनगर के राजाओं के लेखों की लिपि को क्या नाम दिया गया है? अथवा विजयनगर के शासकों के लेख किस लिपि में है? तो बताओ विजयनगर के राजाओं की लिपि जो है किस लिपि में है? तो हो जाएगा नंदी नागरी लिपि में। किस लिपि में? नंदी नागरी लिपि में है। अगला क्वेश्चन है, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। नागरी लिपि शब्द एक सर्वदेशिक लिपि थी, है ना। ये कब ये बताया गया है? तो बताओ इसका जो हो जाएगा 8वीं सदी से 11वीं सदी में ये बताया गया है। सबसे सर्वश्रेष्ठ लिपि था, ठीक है। नागरी लिपि कब एक सर्वदेशिक लिपि थी? तो कब थी? 8वीं सदी से 11वीं सदी के बीच में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 30 नंबर क्वेश्चन जो है क्या बोल रहा है देख लेते हैं। सॉरी 29 ना, 29 नंबर क्वेश्चन जो है क्या बोल रहा है? तो 29 नंबर क्वेश्चन जो है क्या बोलता है देख लेते हैं थोड़ा सा। उनतीस नंबर क्वेश्चन जो है क्या बोल रहा है, तो देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। पहले दक्षिण भारत की नागरी लिपि क्या कहलाती थी? पहले दक्षिण भारत की नागरी लिपि क्या कहलाती थी? इसका जवाब हो जाएगा सिद्धम लिपि। क्या लिपि? सिद्धम लिपि, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गुणाकर मूले का जन्म कब हुआ था? गुणाकर मूले का जन्म कब हुआ था? तो ऐसा हो जाएगा 1935 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, गुणाकर मूले का जन्म कहाँ हुआ था? तो हो जाएगा इसका महाराष्ट्र में। कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र की बात करें तो अगला क्वेश्चन है, परमार शासक भोज कहाँ के रहने वाले थे? परमार शासक भोज जो है कहाँ के रहने वाले थे? इसका हो जाएगा धारा नगरी के। कहाँ के? धारा नगरी के। अगला जो है, गुप्तों की राजधानी को क्या कहा जाता होगा? गुप्तों की राजधानी को क्या कहा जाता होगा? तो इसका आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा बताओ? गुप्तों की राजधानी को क्या कहा जाता होगा? तो देवनगर। क्या? देवनगर। अगला देखते हैं, गुणाकर मूले ने विभिन्न विषयों पर कितने निबंध लिखे हैं? तो लगभग जो है इन्होंने 2500 से अधिक निबंध लिख चुके हैं गुणाकर मूले जी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इसका अगला क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, भारतीय लिपियों की कहानी किसकी प्रसिद्ध रचना है? भारतीय लिपियों की कहानी किसकी प्रसिद्ध रचना है? तो इसका जवाब हो जाएगा गुणाकर मूले। किसका? गुणाकर मूले का। अगला है, इस्लामी शासक का आरंभ काल है। बताओ इस्लामी शासक कब आरंभ हुआ था? इस्लामी शासक का जो आरंभ कब हुआ, सब कब से हुआ था? तो इसका जवाब हो जाएगा 12वीं सदी से। कब? 12वीं सदी से। अगला जो है देख लेते हैं, गुणाकर मूले
गुणाकर मूले की मृत्यु कब हुआ था? बताओ, गुणाकर मूले की मृत्यु कब हुआ था? तो हो जाएगा 2009 ईस्वी में। कब? 2009 ईस्वी में। अगला है, नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिलते हैं? नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिलते हैं? इसका जवाब हो जाएगा दक्षिण भारत। क्या हो जाएगा? दक्षिण भारत से मिलते हैं। कहाँ से मिलते हैं? दक्षिण भारत से मिलते हैं। अगला है, बेतमा दान पत्र किस समय का है? बेतमा दान पत्र जो है किस समय का है? इसका जवाब हो जाएगा 1020 का है। किसका? 1020 ईस्वी का है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर क्वेश्चन। क्या बोल रहा है? उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं? कब से मिलने लगते हैं? तो इसका जवाब हो जाएगा 8वीं सदी से। कब से? 8वीं सदी से। अगला क्वेश्चन है इसका, देखो अगला क्वेश्चन क्या है? निबंध के लेख कौन है? निबंध जो है, ये गुणाकर मूले का जो निबंध है ना, नागरी लिपि एक निबंध है, इसका लेखक कौन है? तो गुणाकर मूले। कौन है? गुणाकर। निबंध के लेखक कौन है? निबंध के लेखक कौन है? तो इसका हो जाएगा गुणाकर मूले। अगला है, तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ भाषाएं हैं। बताओ कहाँ की भाषा है ये सब? तो हो जाएगा दक्षिण भारत की भाषा है। किस भाषा? कहाँ की है? दक्षिण भारत की भाषा है। ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है क्या दिया हुआ है? अगला क्वेश्चन जो है दिया हुआ है कि रामायण की रचना किस भाषा में है? तो रामायण की रचना जो है किस भाषा में किया गया है? तो उसका जवाब हो जाएगा संस्कृत में। क्या हो जाएगा? संस्कृत में। रामायण की रचना किस भाषा में किया गया है? संस्कृत में। अगला जो है, नागरी लिपि शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विद्या है? तो ये क्या है? नागरी लिपि क्या है? निबंध है, साक्षात्कार है, भाषण है, कहानी है, क्या है जी? तो ये जो हो जाएगा निबंध है। क्या है ये? नागरी लिपि क्या है? एक निबंध है। चलो 44 क्वेश्चन हो गया। अगला चलते हैं 45वां नंबर क्वेश्चन में। क्या कह रहा है 45वां नंबर क्वेश्चन? बोल रहा है दक्षिण भारत की नागरी लिपि क्या कहलाती है? दक्षिण भारत की नागरी लिपि क्या कहलाती है? तो नंदी नागरी कहलाती है। क्या कहलाती है? नंदी नागरी कहलाती है। अगला क्वेश्चन है 10वीं-11वीं सदी में किस रचना ने भारत यूरोप के बीच व्यापार संबंध के बारे में बताया है? तो बताओ किस यूरोप के बीच जो है व्यापार के बारे में बताया है किस रचना ने? तो इसका जवाब हो जाएगा पद्मावत। किसने? पद्मावत ने बताया था। अगला है दक्षिण भारत में द्रविड़ भाषा परिवार की कौन सी भाषा सबसे अधिक प्रचलित है? कौन सी भाषा सबसे अधिक प्रचलित है? तो इसका जवाब हो जाएगा, बताओ कौन सी भाषा जो है दक्षिण भारत में द्रविड़ भाषा परिवार की कौन सी भाषा जो है सबसे क्या है? प्रचलित है। तो इसका हो जाएगा तमिल। क्या हो जाएगा? तमिल। अगला है सरहपाद की कीर्ति है। किसकी है? सरहपाद की कीर्ति है। किसी कीर्ति है? बताओ सरहपाद किसकी कीर्ति है? इसका जवाब हो जाएगा दोहा कोश का। किसका? दोहा कोश का। अगला है दोहा कोश किसकी रचना है? तो दोहा कोश एक कविताएं हैं। ठीक है, उन्हीं को मतलब दोहा कोश किनकी रचना है? अभी अगला क्वेश्चन है कि दोहा कोश किनकी रचना है? तो बताओ दोहा कोश जो है किनकी रचना है? तो हो जाएगा सरहपाद की। अगला है हिंदी के आदि कवि कौन है? बताओ हिंदी के आदि कवि कौन है? तो हिंदी के जो है आदि कवि हैं वो शरदपाद हैं। कौन है? शरदपाद एक कवि का नाम है। ठीक है। अगला है सूर्य नामक पुस्तक किनकी रचना है? सूर्य नामक पुस्तक किनकी रचना है? तो इसका हो जाएगा गुणाकर मूले का। किसका? गुणाकर मूले का। अगला क्वेश्चन है 52 नंबर क्वेश्चन। क्या बोल रहा है? देवनागरी भाषाएं किस लिपि में लिखी जाती है? तो देवनागरी भाषाएं जो है देवानी भाषाएं जो है किस लिपि में लिखी जाती है? तो देवनागरी। अगला क्वेश्चन है देख लेते हैं, दंती दुर्ग किस वंश का शासक था? दंती दुर्ग किस वंश का शासक था? तो इसका जवाब हो जाएगा राष्ट्रकूट का। किसका? राष्ट्रकूट का। अगला क्वेश्चन है विद्यानुराग के लिए प्रसिद्ध कौन है?
विद्या अनुराग के लिए जो है प्रसिद्ध कौन है? इसका हो जाएगा भोज। क्या? भोज। अगला है दंती दुर्ग के चाचा का क्या नाम था? दंती दुर्ग के चाचा का क्या नाम था? तो हो जाएगा कृष्ण। क्या हो जाएगा आंसर? कृष्ण। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? कृष्ण हो जाएगा। अगला को देखते हैं क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन जो है गोमटेश्वर का भव्य पुतला कहाँ है? गोमटेश्वर का भव्य पुतला कहाँ है जी? तो इसका जवाब हो जाएगा गोमटेश्वर का भव्य पुतला कहाँ है? तो हो जाएगा श्रवणबेलगोला में। श्रवणबेलगोला में है। 8वीं सदी में शिलाहारों का राज्य कहाँ स्थापित हुआ? तो बताओ 8वीं सदी में जो है महाराष्ट्र में हुआ था। कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र में। अगला है किस शासक का व्यक्तिगत नाम देव था? किस शासक का जो है व्यक्तिगत नाम देव था? तो हो जाएगा विक्रमादित्य का। किसका? विक्रमादित्य का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है एलोरा का कैलाश मंदिर किस वंश के शासकों ने बनवाया था? एलोरा का जो है कैलाश मंदिर किस शासकों ने बनवाया था? किस वंश के शासकों ने बनवाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रकूट। किसका? राष्ट्रकूट के शासक। ठीक है। अगला है राष्ट्रकूट की नई राजधानी कहाँ है? राष्ट्रकूट के जो है नई राजधानी कहाँ है? तो मन्यखेट। क्या हो जाएगा? मन्यखेट। ये जो है 60 ऑब्जेक्टिव जो है नागरी लिपि से जो है आपको करवाया गया है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में आता है, जो कि एग्जाम में जो है हर बार रिपीट करता है। ये जो है आप जो है इसमें पूछा हुआ जो भी है उसको लिखा हुआ है कि इसमें जो है 2023 में 2020 में पूछा हुआ है, सब इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है। इस तरह का वीडियो जो है आपको देखते रहना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि जो है आगे आने वाले वीडियो को आपसे मिस ना हो। धन्यवाद।